एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे सेशन में। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ेंगे, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। तो पहले एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और लास्ट तक सभी लोग जुड़े रहिएगा। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होगा। मोनोसेकेराइड होगा, डाइसेकेराइड होगा, ग्लिसरॉल होगा या ग्लाइकोजन। तो एक बार सभी लोग आंसर करिएगा। पहले क्लास को एक बार जल्दी से सभी लोग दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, क्या होगा, मोनोसेकेराइड हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड हो जाएगा। ये क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद होता है इसे। ठीक है, सरल शर्करा। ठीक है, इसमें क्या होता है मोनोसेकेराइड में, तो सरल शर्करा होती है। ठीक है, ठीक है, इन्हें एकल शर्करा भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहा जाता है, तो एकल शर्करा भी कहा जाएगा। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई होती है। मोनोसेकेराइड जो है में कार्बन की संख्या आमतौर पे 3 से 7 होती है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे जैसे कि ग्लूकोज हो जाएंगे, फ्रक्टोज, राइबोज, ठीक है, एंड जाइलोम, काफी सारे हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, यानी कि मोनोसेकेराइड हो जाएगा। डाइसेकेराइड क्या होगा, तो दो मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बनने वाली शर्करा क्या होती है, तो वो होती है डाइसेकेराइड। ठीक है, ठीक है, ग्लिसरॉल पता ही है, ग्लिसरॉल या जिसे ग्लिसिन भी कहा जाता है, एक कार्बनिक यौगिक है। यह तेल और वसा में पाया जाता है। ठीक है, यह क्या होता है, तो रंगहीन भी होता है ग्लिसरॉल। ग्लाइकोजन आपको पता ही, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट है। यह शरीर में ऊर्जा संचयन का मुख्य माध्यम होता है। क्या होता है, तो ऊर्जा संचयन का मुख्य माध्यम क्या होगा, ग्लूकोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड नंबर बताइए। ठीक है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है तो कहाँ पे होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। ठीक है, शरीर में यूरिया का, ठीक है, संश्लेषण ब्रिक में होगा, यकृत में होगा, मूत्राशय में या रक्त में होगा। तो एक बार सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं ना, तो लास्ट तक आप सभी लोग बने रहिएगा। और जो लोग भी बाद में ऑफलाइन क्लास को देखते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर करिएगा। जितने भी प्रश्न आपको आते हैं तो उसको डिटेल में आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि यकृत में हो जाएगा। क्या होगा, तो ठीक है, शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पे होगा, तो यकृत में होता है। ठीक है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण, ठीक है, आर्निथिन चक्र। ठीक है, क्या कहा जाएगा, जब यूरिया का ठीक है संक्रमण सॉरी संश्लेषण जब होगा तो उसे आर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र कहा जाता है। क्या है, तो यूरिया चक्र कहा जाएगा। ठीक है, उसे यूरिया चक्र कहा जाता है। ठीक है, यूरिया चक्र एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होगा, तो यूरिया का संश्लेषण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंड अमीनो एसिड में मौजूद नाइट्रोजन अमोनिया में बदलेगा। जब क्या होगा, तो यूरिया का संश्लेषण जब होगा तो अमीनो एसिड जो है मौजूद जो होता है अमोनिया में बदल जाएगा। यकृत में अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ठीक है, यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। से थर्ड नंबर बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है। तो किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, यकृत में होता है, आमाशय में होता है, अग्नाशय में होता है, पित्ताशय में होता है। तो सभी लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताइए। ठीक है, थर्ड का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यकृत हो जाएगा। यानी कि कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे उत्पादित होता है, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, तो यकृत में होगा। कितना, तो कोलेस्ट्रॉल जो है यहाँ पे, ठीक है, 270 ml प्रति डीएल। कितना, तो 270 ml प्रति डीएल या उससे ज्यादा होने पे ठीक है, बहुत ज्यादा इसे कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल से क्या होगा, हृदय रोग होगा, स्ट्रोक होगा और दूसरी सांस समस्याओं को खतरा बढ़ जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें कुछ आवश्यक चीजें क्या है, तो इसमें संतृप्त वसा, चीनी और कोलेस्ट्रॉल से भरपूर खाद्य पदार्थ को कम करेंगे। ठीक है, एंड ताजा फल खाएंगे, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन को बढ़ाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है,
आगे बढ़िए। तो यहाँ पे देखिए यकृत का क्या क्या होता है, तो शरीर का एक अहम अंग है। यह पेट के दाहिने ओर डायफ्राम के नीचे होता है। लीवर जो है यानी कि यकृत क्या होगा, तो पेट के दाहिने ओर और डायफ्राम के नीचे होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी, तो यकृत होगी। ठीक है। यकृत जो पाचन, ऊर्जा भंडारण और शरीर को विषाक्तता पदार्थों से बचाने में मदद करेगा। ठीक है। यकृत एक एक कोशिकीय प्राणियों में पाया जाता है। यकृत रक्त को साफ करता है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। यहाँ पे आमाशय के बारे में देखेंगे। ठीक है। आमाशय के बारे में बात किया गया है। तो आमाशय क्या है, तो पेट का एक अहम हिस्सा होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। कौन, आमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा हिस्सा होता है। यहाँ पे देखेंगे अग्नाशय के बारे में। तो पेट के पीछे स्थित अंग होता है। अग्नाशय जो है पेट के पीछे स्थित अंग होता है। यह पाचन और रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाता है। ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है। अग्नाशय जो है पाचन पथ का अंग होता है। यह पाचन रस और हार्मोन बनाता है। अग्नाशय से निकलने वाले पाचन रस में एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम होते हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पित्ताशय क्या होगा, तो पित्ताशय एक छोटी थैली होती है जो पेट के दाएं तरफ पसलियों के नीचे पाई जाती है। यह लीवर के नीचे स्थित होती है। पित्ताशय में पित्त जमा होता है जो भोजन को पचाने में मदद करेगा। ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना आप लोगों को। और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वेरियम मिल क्या होता है, आप लोगों को बताना है। बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है, रक्त समूह की जांच करने में, पोषक नाल की एक्स किरणें, मस्तिष्क की एक्स किरणें या तीनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताइए। ठीक है। तो क्या होता है, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पोषण नाल की एक्स किरण हो जाएगा यहाँ पे। यानी कि बेरियम मिल एक तरह का एक्सरे होता है जिसमें बेरियम नामक पदार्थ, तरल पदार्थ को निकाला जाता है। इसमें क्या करेंगे, तो बेरियम नामक तरल पदार्थ को निकाला जाता है। यह एक्सरे पेट, ग्रास नली और ऊपरी छोटी आंत को दिखाता है। क्या करेगा, तो ऊपरी छोटी आंत को दिखाएगा, छोटी, ठीक है, ग्रास नली को दिखाएगा, पेट को दिखाएगा। बेरियम मिल को बेरियम एक्सरे या बेरियम फॉलो थ्रू भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे रक्त समूह की जांच करने के लिए क्या करेंगे, तो रक्त का नमूना लेब, ठीक है, एबीओ टाइपिंग या फॉरवर्ड टाइपिंग की जाती है इसमें। इस परीक्षण में रक्त के नमूने को ए और बी टाइप के रक्त के खिलाफ एंटीबॉडी के साथ मिलाया जाता है। ठीक है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ नंबर बताएंगे, रक्त को जमाने में कौन से प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, तो सभी लोग बताइए। ठीक है। रक्त को जमाने में कौन से प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइब्रो, ठीक है, फाइब्रोनोजेन का, ठीक है, राइबोजियम, सॉरी राइजोबियम, लेन्यूमिनोसरम का, या स्टेफिलोकोकस का, या नोनोकोसराल का। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताइए। तो यहाँ पे क्या होगा आप लोगों का राइट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि फाइब्रिनोजन का हो जाएगा। ठीक है। फाइब्रिनोजन क्या है, तो एक प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करेगा, रक्त को थक्का बनाने में मदद करेगा। यह लीवर में बनता है। फाइब्रिनोजन को थक्का बनाने वाला कारक भी कहा जाता है। ठीक है। और विटामिन के भी काम करता है क्या, तो रक्त को थक्का बनाने में, ठीक है, यानी कि रक्त को जमाने में कार्य आता है विटामिन के का। ठीक है। विटामिन के का भी कार्य, ठीक है, विटामिन के भी जो है रक्त को जमाने का कार्य करता है। तो इसका रासायनिक नाम सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होता है, तो इसकी कमी से ठीक है, जन्मजात, ठीक है, कमी से क्या होगा, जन्मजात हो सकती है, या किसी भी दूसरी बीमारी या बाहरी कारणों से भी यह फाइब्रिनोजन हो सकता है। यानी कि फाइब्रिनोजन की कमी जन्मजात भी हो सकती है, जन्म के साथ भी, यानी कि या दूसरी किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है। ज्यादा रक्तस्राव होने पे डॉक्टर फाइब्रिनोजन टेस्ट कराने का सलाह देते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। फिफ्थ नंबर बताएंगे क्या हो जाएगा, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है। तो एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना होगा, 3 से 4, ठीक है, 3 से 4 लीटर होगा, 4 से 5 लीटर होगा, 5 से 6 लीटर होगा, या 6 से 7 लीटर हो जाएगा। तो सभी लोग बताएंगे 7 का क्या हो जाएगा। ठीक है। एक बार आंसर करिए, क्लास को आप लोग जल्दी से शेयर करेंगे दोस्तों में, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। इसमें क्या हो जाएगा, तो सिक्स का क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 लीटर होगा। ठीक है, राइट आंसर।
ठीक है, कितना होता है तो 5 से 6 लीटर होता है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर बताएंगे, रुधिराणु को निकाल, ठीक है, कितने प्रतिशत लाल, ठीक है, रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि रुधिराणु में कितने प्रतिशत आरबीसी होती है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, रेड ब्लड सेल बताइए 60% होगा, 80% होगा, या 90% या 40%, सभी लोग जल्दी से बताएंगे। 7 का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो रुधिराणु में लगभग कितने होते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि 90% ऑप्शन में दिया गया है, नहीं तो कई जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, तो 99.9% भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 90% सबसे ज्यादा दिया गया है, तो इसको आप लोग आंसर में लगा देंगे। नहीं तो एक्चुअल देखेंगे तो 99.9% जो है लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ठीक है, रुधिराणु में लाल रक्त कणिकाओं को एरिथ्रोसाइट या आरबीसी, ठीक है, कहा जाता है। रक्त में लगभग 40 से 45% हिस्सा को बनाएंगे। ठीक है, आरबीसी जो है रक्त की, तो 40 से 45% हिस्सों को बनाता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और 8 नंबर बताइए, हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। हाइबरनेशन के समय मेढक कैसे श्वसन करता है, बाह्य गिल्स के द्वारा, फेफड़ों एवं, ठीक है, बक्कोफेरेजियल लाइनिंग के द्वारा, बाह्य गिल्स या फेफड़ों के द्वारा, नम त्वचा के द्वारा। ठीक है, हाइबरनेशन क्या होता है, ठीक है, हाइबरनेशन के दौरान मेढक अपनी त्वचा, ठीक है, यानी कि नम त्वचा के जरिए श्वास लेगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, नम त्वचा के द्वारा श्वास लेता है। ठीक है, इसे त्वचीय श्वसन भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दौरान क्या करेगा, तो मेढक निष्क्रिय अवस्था में होते हुए, ठीक है, होते हैं, इस अवस्था में उसकी चयापचय दर कम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, तो नम त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, इसके दौरान मेढक फेफड़े, ठीक है, मेढक के जो फेफड़े होते हैं ना, वो सक्रिय नहीं होते हैं। मेढक की त्वचा पतली होती है और उससे रक्त कोशिकाएं घनी होती है मेढकों में। ठीक है, तो जिसके कारण है कि नम त्वचा के द्वारा ये हाइबरनेशन के दौरान श्वसन कर सकते हैं। ठीक है, और बाह्य गिल्स क्या है, तो जानवरों के शरीर से बाहर निकलने वाले गलफड़े होते हैं। ठीक है, इसके जरिए जानवर पानी या गैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, क्या होगा, 9th नंबर बताएंगे सभी लोग, छड़ के आकार के रोगाणु को क्या कहा जाता है, तो छड़ के ठीक है, आकार के जीवाणु जो होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, बेसिलस कहा जाएगा, स्पिरिलियम कहा जाएगा, कोकस कहा जाएगा, या बाइबरियम कहा जाएगा। तो आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करेंगे, जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि बेसिलस हो जाएगा। ठीक है, छड़ के आकार के जीवाणु को क्या कहेंगे, तो बेसिलस कहा जाता है। बेसिलस ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया का एक, ठीक है, जीव वैज्ञानिक वंश है, जो कि बैक्टीरिया के फार्मिक्यूटिस संघ के बेसिलाई वर्ग का भाग होता है। यह छड़ के आकार का बैक्टीरिया होता है, कौन, बेसिलस जो है छड़ के आकार का, ठीक है, जीवाणु होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पिरिलियम क्या होता है, तो स्पिरिलियम सर्पिल आकार का होता है, कैसे होता है, तो ये होता है, ठीक है, सर्पिल आकार का जीवाणु। ठीक है, सर्पिल आकार का जीवाणु होता है। ठीक है, इस जीवाणु को प्रोबैक्टीरिया सूक्ष्म जीवी का एक बड़ा समूह है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन के पहले रूपों में जीवाणु होते हैं। ठीक है, स्पिरिलियम एंड कोकस क्या होता है, तो कोकस एक, ठीक है, इसमें क्या देखेंगे, कोकस भी एक प्रकार का जीवाणु। ठीक है, बाइब्रेजियम, ठीक है, ब्राइबेजियम के बारे में। ठीक है, चलिए तो फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिलस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, बेसिलस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, 10th नंबर को देखेंगे। मांसपेशियों में किस तत्व का पर्याप्त होने से खिलाड़ी देर तक नहीं थकता है, तो कौन सा तत्व ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा देर तक नहीं थकेगा खिलाड़ी, सभी लोग बताइए। तो फैटी एसिड, ग्लाइकोजन, एमिनो एसिड, या बायोटीन, तो सभी लोग यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, आंसर करिए। ठीक है, तो ग्लाइकोजन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन बी, यानी कि ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट है, और यह शरीर में ऊर्जा ऊर्जा संचय का मुख्य माध्यम होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहेंगे, तो पशु स्टार्च भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है, पशु स्टार्च भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो फैटी एसिड क्या होता है,
तो कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से मिलकर बना एक ठीक है, क्या होता है, तो कार्बनिक अम्ल होता है। इसे वसा युक्त अम्ल भी कहा जाता है। फैटी एसिड को क्या कहा जाएगा, तो वसा युक्त अम्ल भी कहा जाता है। यह शरीर में ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। क्या करेगा, तो ऊर्जा भंडारण का कार्य करता है। एमिनो एसिड क्या होता है, तो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी कार्बनिक अणु होते हैं। क्या होते हैं ये, तो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी कार्बनिक अणु होते हैं। यह शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं और शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे। ठीक है, एमिनो एसिड। ठीक है, बायोटीन क्या है, तो एक कार्बनिक यौगिक है। इसे विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है इसे। ठीक है, चलिए, तो इन सभी को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 11 नंबर बताइए क्या हो जाएगा, मेरुदंड यानी कि वर्टिकल हड्डियों की संख्या बताना है कितनी होती है। ठीक है, तो बताइए, वयस्क में पूछा गया है, तो वयस्क में मेरुदंड या वर्टिकल हड्डियों की संख्या कितना होगा, 33 होगा, 35, 17 या 19। तो सभी लोग एक बार जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, मेरुदंड को क्या कहेंगे, तो इसे ही रीढ़ की हड्डी या बैकबोन भी कहा जाता है। तो इसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 33, 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 होती है। ठीक है, मेरुदंड हड्डियों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 12 नंबर बताएंगे, नेत्रदान में दाता की आंख के कौन से भाग प्रत्यारोपित किया जाता है। तो बताइए, आंख के कौन से भाग को प्रत्यारोपित किया जाएगा, कार्निया को, लेंस को, रेटिना को या पूरी आंख को। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। ठीक है, तो 12 नंबर का आंसर करिए, कार्निया हो जाएगा, लेंस, रेटिना हो जाएगा या पूरी आंख हो जाएगा। तो एक बार सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। सभी लोग जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है उसमें आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कार्निया हो जाएगा। ठीक है, कॉर्निया हो जाएगा। नेत्रदान में दाता की आंख के कौन से भाग को, तो यानी कि कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। कॉर्निया जो है आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है। यह आंख के सामने की तरफ होती है और आंख के बाहरी हिस्से को ढकने का कार्य करती है। ठीक है, लेंस क्या करता है, तो लेंस प्रकाश की किरणों को, ठीक है, अपवर्तित किरणों, ठीक है, अपवर्तित करके, ठीक है, छवियों को बनाने वाले एक पारदर्शी माध्यम होता है। रेटिना, ठीक है, रेटिना आंख की एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह आंख के पिछले हिस्से में स्थित एक जालीदार परत होती है। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 30 नंबर बताइए क्या हो जाएगा, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो कैसे होगा, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित अधिविक ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस से या पित्त पिंड से। तो किससे होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अधिविक ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है, तो अधिविक ग्रंथि करेंगे गुर्दे और, ठीक है, हार्मोन वोसोप्रेसिन के जरिए नियंत्रित किया जाता है। ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है, अधोवृक्क ग्रंथि क्या है, तो एक अंतःस्रावी अंग है यह, ठीक है, एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन बनाता है जो कि रक्तचाप को बनाए रखने में मदद करेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखें हम लोग थायराइड ग्रंथियों को। तो थायराइड ग्रंथि क्या करेंगी, तो हार्मोन बनाते हैं, ठीक है, जो कि शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने का कार्य करेंगे। थायराइड ग्रंथि गर्दन के सामने तितली के आकार में होती है। यह अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, थाइमस को देखेंगे, एक ग्रंथि है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। यह लसिका अंग है और बचपन में प्रतिरक्षा प्रणाली के विकास में अहम भूमिका निभाने का कार्य करेगा थायराइड। ठीक है, थाइमस, थाइमस क्या करेगा, तो थाइमस से जुड़े कैंसर को, ठीक है, थाइमोमा कहा जाता है। इससे जो कैंसर होता है उसे थाइमोमा और थाइमिक कार्सिनोमा भी कहा जाता है। ठीक है, पित्तपिंड जो कि क्या होता है, तो महिला प्रजनन प्रणाली का एक अंग है। यह अंडाशय में बनता है और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिविक ग्रंथि होगा, यानी कि रक्तचाप नियंत्रित कैसे होगा, तो अधिविक ग्रंथि से होगा, एड्रिनल ग्लैंड से। ठीक है, आगे बढ़िए, 14 नंबर को देखेंगे, जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था। तो 14 का सभी लोग बताइए, जननी सुरक्षा योजना किसके द्वारा। ठीक है, CSSM के द्वारा, ठीक है, NRHM के द्वारा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा, या ACH के द्वारा, या ICDS। ठीक है, ICDS का फुल फॉर्म सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लास्ट
ठीक है, 2-3 क्लास पहले मैंने आप लोगों को बताया था ये। ठीक है, तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना, ठीक है, इसको राष्ट्रीय, ठीक है, यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, इसे 12 अप्रैल 2005 को कब शुरू किया गया था, तो 12 अप्रैल, ठीक है, 12 अप्रैल 2005 को इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NRHM के तहत इसको स्टार्ट किया गया था, जननी सुरक्षा योजना को। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बताइए प्राथमिक रोकथाम का उद्देश्य, ठीक है, किसको कम करता है, तो बताइए किसको कम करेगा, किसी बीमारी के मामलों की संख्या को कम करेगा, किसी बीमारी की शिकायत, किसी बीमारी की व्यापकता या किसी बीमारी की घटना या प्रसार को कम करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पे सभी लोग जल्दी से बताएंगे प्राथमिक क्या होता है। ठीक है, प्राइमरी रोकथाम बताना है आप लोगों को, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी किसी बीमारी की प्रसार को रोकने का, यानी कि किसी बीमारी को कम करने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्राथमिक रोकथाम। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को। तो ये रहे आपके 15 प्रश्न। जो लोग भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आप सभी लोगों को मिल सके। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे। अपना अपनों का ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।